दोस्तों, बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस एपिसोड में कुछ ऐसी जबरदस्त खबरें हैं जिनको सुनकर मजा आ जाएगा। आप कहोगे भाई ऐसी ही खबरें दिया करो। बॉलीवुड में एक भूला बिसरा सिंगर है जिसका नाम है राहुल वैद्या। आज की तारीख में ये लड़का छाया हुआ है। इसको हर जगह से पब्लिसिटी चाहिए। रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि न्यूज में आता रहता है, पब्लिसिटी बटोरता रहता है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया ही था कि ये पब्लिसिटी के लिए कह रहा है कि इसको विराट कोहली ने इंस्टा पर ब्लॉक कर दिया है, इसको रीजन चाहिए, क्यों उसने ब्लॉक किया है, क्या वजह थी, बला बला बला। अब जनता में तुर्की को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है और हर कोई ये कह रहा है कि भाई तुर्की का पूरी तरह से बहिष्कार किया जाए। तो जैसे ही राहुल ने ये सुना, वैसे ही राहुल ने कहा कि भाई मुझे तुर्की से एक शो का ऑफर आया था, 50 लाख रुपए मुझे ऑफर कर रहे थे, लेकिन मैंने फौरन ही मना कर दिया। मैंने कहा कि भाई तुर्की का पूरी तरह बहिष्कार कर रहा हूं मैं और मैं परफॉर्म नहीं करूंगा। बताओ मतलब एक ही जीवन में साला क्या क्या सुनना पड़ेगा, क्या क्या देखना पड़ेगा। ऊपर वाले कैसे गोले पे भेज दिया हमें, कैसे कैसे लुक्खों को सुनना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। भाई साहब, आपको 50 लाख रुपए कोई दे रहा था परफॉर्म करने के लिए। अबे यार, क्यों मजाक करते हो भाई साहब। हो सकता है कोई 5 लाख रुपए दे रहा हो, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन 50 लाख, यार आप अपनी हैसियत तो देखो भाई साहब। कहां 50 लाख, कहां राहुल वैद्या। यार मतलब कुछ भी फेंक रहे हो। राहुल भाई, मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आपको तुर्की से कोई 50 लाख रुपए ऑफर कर रहा था परफॉर्म करने के लिए, तो आप यकीन कीजिए मुझे तुर्की का प्रेसिडेंट बनने के लिए ऑफर आया था, वो मैंने फौरन ही रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा जब मेरे भाई राहुल ने वहां परफॉर्म करने से मना कर दिया तो मैं वहां का प्रेसिडेंट क्यों बनूं, मुझे तुर्की का प्रेसिडेंट नहीं बनना है। अबे भाई साहब, असरानी साहब को आप सभी जानते हैं, बहुत सारी कॉमेडी फिल्मों में वो आया करते हैं और डायरेक्टर प्रियदर्शन तो उनको अपनी हर फिल्म में लेते ही लेते हैं। राजस्थान में शूटिंग चल रही थी फिल्म भूत बंगला की, वहां पर असरानी भी था और वहां पर 48 आवर मिठाई बांटने वाली वामिका गब्बी भी थी। गंदा दिमाग, गंदी सोच, वो लड़की मिठाई बांटती है इसीलिए उसको भूत बंगला मिली है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो जहां शूटिंग हो रही थी वहां एक कुर्सी पर असरानी साहब बैठे हुए थे। असरानी साहब के बराबर में कोई दूसरी भी कुर्सी पड़ी हुई थी जिस पर कोई नहीं बैठा हुआ था। तो इसी बीच वामिका आई और उसने कहा कि हेलो सर, कैसे हैं आप, मैं यहां बैठ जाऊं क्या। तो असरानी साहब ने पूछा कि आप कौन हो। तो किसी एक यूनिट के मेंबर ने बताया कि सर यही तो वो हीरोइन है जो हमारी फिल्म में मेन लीड भूमिका निभा रही है, तो ये आपके पास बैठना चाहती है। तो असरानी साहब ने कहा कि इसको बोलो कि यहां से फौरन ही चली जाए, मेरे पास में बिल्कुल भी ना बैठे, मैं ऐसी लड़कियों के बराबर में नहीं बैठता। असरानी साहब, वैसे तो आप सही ही कह रहे होंगे, आप अपनी जगह ठीक ही होंगे, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन भाई साहब किसी लड़की की इतनी भारी बेइज्जती करना ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है असरानी साहब। 2 दिन से पूरे मीडिया में ये खबर छाई हुई है कि परेश रावल ने हेरा फेरी 3 फिल्म करने से मना कर दिया है और यही वजह है कि अक्षय कुमार परेश रावल से बहुत ज्यादा नाराज हो गया है। अक्षय ने परेश रावल के खिलाफ 25 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है। अब बताइए कैसे कैसे न्यूज वाले लुक्के हैं। एक्चुअली जितने भी न्यूज वाले हैं ना, उनको बॉलीवुड के बारे में 1% भी पता नहीं है। इसके बावजूद भी ये बॉलीवुड को कवर करते हैं, इसके बावजूद भी ये बॉलीवुड वालों की खबरें छापते हैं, लिखते हैं और बताते हैं। अगर पूरे बॉलीवुड में घूम के आप एक भी आदमी से बॉलीवुड के पूछोगे कि क्या अक्षय कुमार ये काम कर सकता है, तो फौरन ही आपको ये कहेगा कि ये खबर झूठी है, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि अक्षय कुमार बॉलीवुड का वो एक्टर है जो अपने आप को कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं डालता, वो कंट्रोवर्सी से हमेशा दूर रहता है। तो अक्षय कुमार इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी करेगा, किसी अपने एक साथी एक्टर के ऊपर 25 करोड़ रुपए का मुकदमा करेगा, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं हो सकती। ये बिल्कुल झूठी खबर है और जितने भी पत्रकारों ने इस खबर को छापा है उनको शर्म आनी चाहिए। कम से कम उनको किसी से पूछ लेना चाहिए था कि इस खबर में कितनी सच्चाई हो सकती है। मैं यहां ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अपना ही मूत पीकर जिंदगी गुजारने वाले परेश रावल ने ये नहीं कहा है कि वो फिल्म हेरा फेरी 3 नहीं करेगा। बिल्कुल सही है, उसने ये कहा है, लेकिन परेश रावल ने ऐसा तब कहा है जबकि परेश रावल का झगड़ा फिल्म के निर्माता फिरोज नडियाडवाला से है।
प्रेस जो पैसे मांग रहा है वो फिरोज देने के लिए तैयार नहीं है, और प्रेस रावल को ऐसा लगता है कि ये फिल्म प्रेस रावल के बिना बन ही नहीं सकती। तो जो भी पैसा प्रेस रावल मांगता है वो उसको दिया जाना चाहिए, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है। वेलकम 3 भी अनिल कपूर और नाना पाटेकर ने नहीं की, क्योंकि वो दोनों ही बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे थे। उनका ऐसा मानना था कि भाई वेलकम सीरीज की कोई भी फिल्म उनके बिना बन ही नहीं सकती, लेकिन फिल्म बन रही है। अगर आपको याद हो तो भूल भुलैया 2 में विद्या बेलन नहीं थी, क्योंकि विद्या बेलन को ऐसा लग रहा था कि भूल भुलैया 2 उसके बिना बन ही नहीं सकती। यही वजह है कि वो उल्टे सुल्टे पैसे मांग रही थी। जो फिल्म बनाने वाले थे उन्होंने तब्बू को लिया, फिल्म बनाई, फिल्म सुपरहिट रही। जब भूल भुलैया 3 बन रही थी और तब्बू को बुलाया गया तो अजय देवगन ने तब्बू को बता दिया कि तेरे बिना ये फिल्म बन ही नहीं सकती। वो उल्टे सुल्टे पैसे मांगने लगी। फिल्म के बनाने वालों ने तब्बू को नहीं लिया, विद्या बेलन को फिर से ले लिया, फिल्म बनी, रिलीज हुई, सुपरहिट हुई। तो अगर प्रेस रावल के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि उसके बिना हेरा फेरी 3 बन नहीं सकती तो बिल्कुल ही गलत है। अरे भाई तू तो फिल्म में हमेशा पी के रहता है, तो फिरोज भाई को एक ही सीन शूट करना पड़ेगा कि तू पी के कहीं बाहर निकला सड़क पर, तेरा एक्सीडेंट हो गया, तू ऊपर पहुंच गया और तेरा रोल खत्म, तेरी जगह कोई दूसरा कैरेक्टर आ गया। तो कहानी लिखने में कितनी देर लगती है मेरे भाई प्रेस रावल साहब। आज की तारीख में कांस फिल्म फेस्टिवल चल रहा है और आधा बॉलीवुड वहां है। मतलब ये कांस ना हो गया, कुंभ हो गया, कसम से लोग हुजूम में पहुंच रहे हैं गाड़ी भर भर के कि आज तो आलू पूरी का भंडारा खाकर ही घर लौटेंगे जी। मतलब एक जमाने में कांस जाना सम्मान की बात हुआ करती थी कि सिनेमाई क्षेत्र में अपने कालजयी योगदानों के लिए लोगों को आगे से इन्विटेशन देकर बुलाया जाता था। मतलब ऐश्वर्या राय ने सालों तक इंडिया को कांस में रिप्रेजेंट किया, लेकिन पिछले 1 साल में कांस नहीं मंगल बाजार ज्यादा लगने लगा है। ये मुझे मतलब कोई भी मुंह उठाकर आ जा रहा है इस चमकीले कांस रूपी कुंभ में फैशन की डुबकी लगाने। वहां पर करण जौहर ने किसी को कहा है कि मैं तख्त फिल्म को जरूर बनाऊंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फिल्म की कहानी मुगलों पर आधारित है। रणवीर सिंह डबल ढोल की इस फिल्म में औरंगजेब का रोल कर रहा है। मालेगांव का सुपरस्टार कैटरीना का ड्राइवर कल्लू भाई इसमें उसके भाई का रोल करने वाला था। अब जबकि कल्लू भाई की छावा इतनी बड़ी हिट हो गई है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कल्लू भाई इस फिल्म को कभी करेगा ही नहीं। कल्लू भाई सेकंड लीड रोल क्यों करेगा रणवीर सिंह के साथ? तो अगर करण जौहर ऐसा सपना देख रहा है कि वो तख्त बना सकता है तो मेरे ख्याल में ये पॉसिबल नहीं है। और जबकि औरंगजेब की कहानी पर छावा इतनी बड़ी हिट हो गई है तो मुझे लगता है कि अब अगर तख्त को बनाया जाएगा तो शायद वो फिल्म चलेगी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि करण जौहर को रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि 2.5 फीट 3 इंच हाइट, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, बटले वरुण धवन का कैरियर खत्म हो चुका है, लेकिन बटले वरुण धवन को कोई ना कोई निर्माता फिल्म ऑफर करता ही रहता है। रिसेंटली किसी डायरेक्टर ने बटले वरुण धवन को एक फिल्म का नरेशन दिया तो बटले ने कहा कि मैं एक पत्रकार को बुलाता हूं, उसके सामने मुझे नरेशन दो, अगर वो कहेगा कि ये कहानी अच्छी है तो मैं फिल्म करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो बताया जा रहा है कि जब फिल्म का नरेशन हो रहा था तो बटले वरुण ने पिंक विला के एक पत्रकार को वहां बुलाया और उसने कहानी सुनी, और अब वो पत्रकार बटले को बताएगा कि ये कहानी अच्छी है, उसको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बताइए आप। पिंक विला के पत्रकार को भी यह पता है कि कौन सी कहानी चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, कौन सी फिल्म हिट हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, कौन सी फिल्म वरुण धवन को करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। साला बॉलीवुड खत्म नहीं होगा तो क्या होगा आप मुझे बताओ। बॉलीवुड बर्बाद नहीं होगा तो क्या होगा मुझे बताओ। ये बटला वरुण धवन अपने घर पर नहीं बैठेगा तो क्या होगा मुझे बताओ। अरे भाई साहब कुछ तो मर्यादा रखो गुरुजी। अरे बटले वरुण भाई, एक तो वैसे ही आपका कैरियर खत्म हो चुका है, ऊपर से ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हो दोस्त कि अगर 2 साल के बाद कैरियर खत्म होना है तो अभी हो जाएगा, अभी घर बैठ जाओगे। कमाल है भाई। 2008 में करण जौहर की एक फिल्म आई थी दोस्ताना, उस वक्त वो फिल्म ठीक ठीक चली थी। तब से लेकर आज तक करण जौहर दोस्ताना 2 बनाना चाहता है। कई बार करण जौहर ने दोस्ताना 2 का अनाउंसमेंट किया, फिल्म नहीं बनी। फाइनली जब बॉलीवुड के सभी एक्टरों ने दोस्ताना 2 करने से मना कर दिया तो अब करण जौहर ने 2 नए लौंडों को लेकर इस फिल्म को बनाने का ऐलान किया है। अब इस फिल्म में एक हीरो है विक्रांत मैसी, जो कुछ दिनों पहले अपने आप को सुपरस्टार मान रहा था, लेकिन अब इसको पता चल गया है कि ये सुपरस्टार नहीं, ये झुग्गी एक्टर है। इस फिल्म में दूसरा एक्टर है लक्ष्य। इसका नाम भी ऐसा है
कि जिंदगी भर जो फिल्में देखने वाले हैं उनको इसका नाम ही याद नहीं रहेगा। स्टार बनना तो बहुत दूर की बात है। कहने का मतलब यह है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि करण जौहर इस फिल्म को क्यों बनाना चाहता है, जबकि करण जौहर को बनाने से पहले ही पता है कि इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है। अरे भाई, वैसे ही आज की तारीख में पब्लिक इतनी नाराज है कि पब्लिक को छक्कों की फिल्म देखनी ही नहीं है, पब्लिक को डबल ढोलकियों की फिल्म देखनी ही नहीं है। फिल्में बनाने वालों ने बॉलीवुड को बर्बाद ही ऐसे किया है, बदनाम ही ऐसे किया है, छक्कों पर फिल्म बनाकर, लेस्बियन पर फिल्म बनाकर, डबल ढोलकियों पर फिल्म बनाकर। लेकिन इसके बावजूद भी करण जौहर को नशा है कि उसको छक्कों पर ही फिल्म बनानी है, तो उसको दोस्ताना 2 बनानी ही बनानी है। अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला का दूसरा शेड्यूल राजस्थान में खत्म हो गया है। अब इस फिल्म की तकरीबन 15 से 20 दिन की शूटिंग बची है। यह शूटिंग लंदन में की जाएगी। अब अगले 2-3 महीने लंदन का मौसम बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा ठंड नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में भूत बंगला की जो 15-20 दिन की शूटिंग बची है वो जुलाई अगस्त में लंदन में होगी। फिल्म हाउसफुल 5 जल्दी ही रिलीज होने वाली है और यह फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री है और बहुत सारे लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि किलर कौन हो सकता है। मैंने भी अपनी कैलकुलेशन करने की कोशिश की और मैंने भी यह समझने की कोशिश की कि फिल्म में किलर कौन हो सकता है। मैं आपको बताऊं, अभिषेक बच्चन ने हाउसफुल 3 के बाद यह ऐलान कर दिया था कि भाई मैं हाउसफुल सीरीज की कोई भी फिल्म नहीं करूंगा, मुझे सेकंड लीड रोल नहीं करना है। और यही वजह है कि अभिषेक ने हाउसफुल 4 नहीं की थी। प्रोड्यूसर ने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की थी लेकिन अभिषेक ने मना कर दिया था। लेकिन फिर से अचानक अभिषेक हाउसफुल 5 में है। तो क्यों है? जब अभिषेक ने मना कर दिया था कि मैं हाउसफुल सीरीज की कोई भी फिल्म नहीं करूंगा, तो फिर अभिषेक इस फिल्म में क्यों आया? इसका मतलब यह है कि फिल्म के बनाने वाले अभिषेक बच्चन के पास गए होंगे, उसको कहा होगा कि देख भाई, ये पूरी फिल्म तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा जो है वो मेन रोल है फिल्म में, क्योंकि तुम ही किलर हो और किसी को नहीं पता है कि कौन किलर है। तो फिल्म के क्लाइमैक्स में जाकर पता चलेगा कि जिसको सब ढूंढ रहे हैं वो किलर तुम हो। तो पूरी फिल्म तुम्हारे ऊपर हुई, फिल्म के मेन हीरो तुम हुए। तो मेरे ख्याल में यही सुनकर अभिषेक कन्विंस हो गया होगा और अभिषेक को लगा होगा कि वाकई ही जो मेकर्स कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है और यही वजह है कि अभिषेक इस फिल्म में है। तो मेरे ख्याल में इस फिल्म में किलर का रोल किया है अभिषेक बच्चन ने। अब ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि मेरी कैलकुलेशन ठीक है या गलत है। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान था, जिसको किसी ने नहीं मारा था, जिसने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन उसका भूत फिर से पैदा हो गया है। राजस्थान सरकार ने ठान ली है कि उस काले हिरन को इंसाफ दिलाना ही दिलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सलमान खान से डर लगता है? लगना चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि काले हिरन के केस में बुढ़ऊ को 5 साल की सजा हो चुकी है और बुढ़ऊ इस वक्त बेल पर बाहर है, नहीं तो बुढ़ऊ को जेल में होना चाहिए था। अब तक तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो जाहिर सी बात है सरकार चुप थी। अब वहां आ गई है बीजेपी की सरकार, तो बीजेपी की सरकार अदालत में पहुंच गई है और अदालत से पूछा है कि भाई बुढ़ऊ को जब 5 साल की सजा हो चुकी है तो उसको बेल क्यों दी गई, वो क्या आधार है जिसको मानकर बुढ़ऊ को बेल दे दी गई है। सरकार ने यह भी पूछा है कि जो बाकी के मुजरिम थे, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम वगैरह वगैरह, उनको क्यों छोड़ा गया है, वो क्या आधार है जिसकी वजह से उनको बरी कर दिया गया है इस केस से। और अदालत ने इस केस की सुनवाई को फिक्स कर दिया है, सुनवाई होगी और मेरे ख्याल में ये सभी जो है भारी प्रॉब्लम में आने वाले हैं। ये जो हिरन है ये बहुत खतरनाक है, ये इनको अंदर लेके जाएगा, छोड़ेगा नहीं। अनन्या पांडे ने अपने एक इंटरव्यू में बहुत ही दुखी होते हुए कहा है कि पता नहीं लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। जब मैं फिल्मों में आई थी तो लोग मुझे बहुत ही हैरेस करते थे, लोग मुझे ना जाने क्या क्या कहते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे। फाइनली अब मैं ऐसी हो गई हूं कि ज्यादा लोग मजाक नहीं उड़ाते। मैडम जी, आपको किसने कहा कि अब लोग आपका मजाक नहीं उड़ाते? अरे मैडम जी, जब तक आप फिल्मों में हैं 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, तब तक आपका मजाक बनता रहेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका मजाक ना बने। आप चंकी पांडे की बेटी हो, कोई मजाक बात है? बताओ। ये तो आप सभी जानते हैं कि बुढ़ऊ की पिछली 10 फिल्में लाइन से फ्लॉप है। बुढ़ऊ का कैरियर खत्म हो चुका है, बुढ़ऊ की फिल्म अब किसी को देखनी ही नहीं है। लेकिन बुढ़ऊ एक फिल्म चालू करने वाला है, उसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं
कि वो उसी कहानी पर आधारित है जो चाइना के साथ इंडियन फौज की झड़प हुई थी गलवान घाटी में। उस घटना के वक्त वहां एक कर्नल संतोष था, उसी का रोल प्ले कर रहा है बुढ़ऊ। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि बुढ़ऊ उस रोल को प्ले कैसे कर सकता है। जब इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा हुआ, प्रॉब्लम हुई, तो बुढ़ऊ ने एक बार भी ये नहीं कहा कि भाई मैं इंडिया को सपोर्ट करता हूं, मैं इंडिया की आर्मी को सपोर्ट करता हूं, मैं पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करता हूं। बुढ़ऊ तो बिल्कुल चुप है। तो जो आदमी आर्मी के बारे में बोल भी नहीं सकता, वो किसी आर्मी ऑफिसर का रोल कैसे कर सकता है? और अगर करेगा तो पब्लिक उसकी उस फिल्म को क्यों देखेगी? और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं वो बहुत ही फिट होते हैं, वो बुढ़ऊ की तरह पेटले नहीं होते, उनका इतना बड़ा पेट नहीं होता, वो इतने बूढ़े नहीं होते कि सही से उठ भी ना पाए, चल भी ना पाए, बैठ भी ना पाए। तो मैं बुढ़ऊ से यही कहना चाहूंगा कि भाई साहब, इस फिल्म से दूर रहो आप। अगर आप ये फिल्म करोगे तो इस फिल्म का डिजास्टर होना तय है। इस फिल्म को डिजास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। मैं आपको एडवांस में वार्निंग दे रहा हूं। इसके बावजूद भी अगर आप फिल्म करोगे तो फिर आपकी ये जबरदस्ती है, हठधर्मी है, और फिर मैं उस फिल्म के बारे में वही कहूंगा जो मुझे कहना है, वही रिव्यू दूंगा जो मुझे देना है। आपको नाराज होना है नाराज रहो, खुश होना है खुश रहो। मेरे घर से क्या जा रहा है भाई साहब? हालांकि फिल्म 2-2.5 महीने के बाद रिलीज होने वाली है, लेकिन फिल्म वार 2 का टीजर आज रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म का हीरो है टकला ऋतिक रोशन और तेलुगु फिल्मों का एक्टर काला पीला लिंगू जूनियर NTR। टिंगू मैं इसको इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि इसकी हाइट आमिर खान टिंगू से कम है, तो यह है लिंगू। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस फिल्म की पूरी शूटिंग तुर्की में हुई है। तो अगर पूरा हिंदुस्तान तुर्की का बहिष्कार कर रहा है, उन फिल्मों का भी बहिष्कार किया जा रहा है जो वहां शूट हुई, आमिर खान की फिल्म का भी बहिष्कार किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में फिर तो इस फिल्म का भी बहिष्कार होना चाहिए। बाकी जनता की मर्जी है कि भाई वो बहिष्कार करेगी या नहीं करेगी। तो जैसे ही टीजर शुरू होता है, लिंगू जूनियर NTR कहता है कि मेरी नजर तुझ पर कब से थी कबीर, हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट सोल्जर। अब बताइए आप, ये ऋतिक भी हिंदुस्तान का सिपाही है जिसके मुंह से एक अल्फाज भी नहीं निकला जब इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा चालू हुआ। इसने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं इतनी फिल्में इंडियन आर्मी पर कर चुका हूं, मैं इंडियन आर्मी को सपोर्ट करता हूं। इसके मुंह से जब इतना भी नहीं निकला तो फिर ये इंडियन आर्मी का सिपाही कैसे बन सकता है? ये रॉ एजेंट कैसे बन सकता है? इतने झूठे आदमी को कोई इस रोल में क्यों देखेगा? मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की सारी पब्लिक को इस फिल्म का पूरी तरह बहिष्कार करना चाहिए, ऋतिक को यह बताने के लिए कि भाई साहब, अगर आप हिंदुस्तान की आर्मी को सपोर्ट नहीं करते, देश को सपोर्ट नहीं करते, तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप इंडिया के एक सिपाही की भूमिका निभाए या रॉ एजेंट की भूमिका निभाए। क्योंकि जब आप रियल में इंडिया के साथ खड़े नहीं हो सकते, जब आप रियल में इंडिया के लिए नहीं लड़ सकते, तो फिर झूठ झूठ ये दिखावा मत कीजिए। क्योंकि लिंगू इस फिल्म में विलन की भूमिका निभा रहा है, तो वो कहता है कि कबीर, तू रॉ का बेस्ट एजेंट था लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब मैं आ गया हूं तुझे खत्म करने के लिए। अब मुझे आप ये बताइए कि ये विलन जो ऋतिक के यहां तक आता है, ऋतिक को कैसे मार सकता है, ऋतिक से कैसे लड़ सकता है? जब ऋतिक और इसकी फाइट होगी तो कितना अजीब लगेगा यार। और आप देखो, जब ये ऋतिक के सामने खड़ा होता है तो क्या दिखता है? एक तो उसके यहां तक आता है ऋतिक के, ऊपर से ऋतिक चावल दिखता है तो ये साग दिखता है। अब लिंगू भाई कुछ बम वगैरह लेकर आता है, उनको फोड़ता है, एक्शन करता है और फिर बैठता है, और फिर लिंगू भाई को ऐसे दिखाया जाता है कि ये है विलन। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, बटले भाई, कुछ तो मर्यादा रखिए गुरुजी। अब लिंगू भाई ऐसे बैठकर कहता है कि गेट रेडी फॉर वॉर, और अब ऋतिक की आंखें दिखाई जाती है, ऋतिक का चेहरा दिखाया जाता है। ऋतिक बढ़िया तो लगता ही है। अब ऋतिक एक गीदड़ के साथ चलता हुआ आ रहा है और भाई साहब बिल्कुल साफ नजर आता है कि ये रियल नहीं है। यानी कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि फिल्म का VFX कितना खराब है। जब इतने छोटे से टीजर में भी दिख रहा है कि ये VFX है, तो फिल्म में क्या होगा? अब फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं, बोट में चेजिंग हो रही है, ब्रिज से कूद रहे हैं, बिल्डिंगों से कूद रहे हैं, यानी कि सब कुछ वही दिखाया जाता है जो आप ना जाने कितनी फिल्मों में देख चुके हो। जवान में देख चुके हो, पठान में देख चुके हो, फाइटर में देख चुके हो, वॉर में देख चुके हो, ना जाने कितनी फिल्मों में ये सब कुछ दिखाया गया है। भाई साहब, फिर से वही सब दिखाया जा रहा है। अब कियारा को स्क्रीन पे लाया जाता है 2 पीस में। मेरे ख्याल में इस मैडम ने शादी से पहले ऐसे 2 पीस नहीं पहना था, लेकिन शादी के बाद 2 पीस पहन रही है। आप अंदाजा लगाइए, क्या ही बोलेंगे।
जब उसका हस्बैंड कुछ नहीं कहता तो हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले? बात ही खत्म ना भाई। दोनों की फाइटिंग, चेज वगैरह सब होने के बाद अब ऋतिक आता है और उसके हाथ में कुछ कुल्हाड़ियां सी है, उनको ऐसे ऐसे घुमाता है। और ये सीन भी किसी इंग्लिश फिल्म का है, लेकिन कमाल ये है कि ये सीन इससे पहले एक तमिल फिल्म में भी आ चुका है। एक तमिल एक्टर भी ऐसे ही कर चुका है। इससे पता चलता है कि बॉलीवुड नहीं है बल्कि कॉपीवुड है। इसीलिए मैं इसको कॉपीवुड कहता हूं। इनके पास कॉपी करने के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ कॉपी कर सकते हैं, ओरिजिनल ये कुछ भी नहीं बना सकते। अब ऋतिक और लिंगू दोनों आमने सामने आते हैं, दोनों का एक्शन होता है, दोनों उछल उछल कर मारते हैं। तो ये पूरा एक्शन एक्चुअली डुप्लीकेट्स ने किया होगा, इन्होंने खाली क्लोजअप दिए होंगे और यहीं पर लिखा आता है वॉर टू फिनिश। तो ये टीजर देखकर मैं ये कह सकता हूं कि एक तो इस फिल्म का वीएफएक्स बहुत ज्यादा खराब है और दूसरे इस फिल्म में एक भी कोई ऐसा सीन नहीं है जो पब्लिक ने पहले किसी फिल्म में नहीं देखा है। यह फिल्म पूरी तरह 100% कॉपी है। कोई सीन कहीं से उठाया गया है, कोई सीन कहीं से उठाया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि यह फिल्म चलने वाली है। चलने से मुराद मेरी यह है कि जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं उनको ऐसा यकीन है कि ये फिल्म 500 से 600 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस करेगी, लेकिन मेरे ख्याल में ये फिल्म 100 to 150 CR का बॉक्स ऑफिस ही करेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये फिल्म बहुत महंगी है, तकरीबन 400 करोड़ रुपए में ये फिल्म बनी है। तो मेरे हिसाब से इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है, गारंटी है, क्योंकि हिंदी सर्किट में तो वैसे भी इस लिंगू भाई को कोई पसंद नहीं करता है, तो लोग इस फिल्म को देखने क्यों जाएंगे? कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि एकता कपूर ने श्रद्धा कपूर को एक फिल्म के लिए साइन किया है, 17 करोड़ रुपए दिए हैं और 25% प्रॉफिट में हिस्सेदारी दी है। लेकिन अब पता चला है कि यह खबर बिल्कुल झूठी थी। एक्चुअली एकता कपूर ने यह खबर अपने प्रोडक्शन हाउस की वैल्यू बनाने के लिए दी थी और शायद इस खबर में श्रद्धा कपूर भी इन्वॉल्व थी। उसने भी एकता कपूर से कहा था कि तू 17 करोड़ रुपए मेरी फीस बता ताकि मेरी मार्केट ऊपर हो जाए। कहने का मतलब यह है कि अब पता चला है कि ऐसी कोई फिल्म बन ही नहीं रही है। एकता ने श्रद्धा को साइन ही नहीं किया, यह खबर बिल्कुल झूठी थी। अब इसका कैसे पता चलता कि भाई यह खबर सच्ची है या झूठी है? जब एक्ट्रेस कह रही है कि हाँ ये सच है, निर्माता कह रही है कि हाँ ये सच है, तो जाहिर सी बात है जो मीडिया वाले हैं उनके लिए तो खबर सच्ची है। लेकिन अगर वो दोनों ही मिले हुए हैं, दोनों ही झूठी खबर दे रहे हैं अपने अपने फायदे के लिए, तो फिर कोई क्या कर सकता है? मेरे ख्याल में ऐसी हरकत इन दोनों को नहीं करनी चाहिए थी। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।